आप सभी को नमस्कार बंधु। हम लोग चर्चा कर रहे हैं अभी हम लोग यूनिट जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर, वो यूनिट हम लोग पढ़ रहे हैं प्रथम यूनिट पढ़ रहे हैं सिलेबस की। और ये आपकी सिलेबस की यूनिट में 24वें नंबर का लेक्चर है। और इसमें हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने स्वयं के बारे में अध्ययन किया था, और इस क्लास में हम लोग स्वयं प्रभा की चर्चा करेंगे। तो हम लोगों ने इसमें स्वयं की चर्चा पिछले बारे में कर ली थी। आज हम स्वयं प्रभा और मुक्स की चर्चा करने का प्रयास करते हैं इस लेक्चर्स में, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है लेक्चर। और अब लेक्चर रिकॉर्डिंग आपको रेगुलर मिल रही है तो अच्छा लग रहा है, नोट्स बनाते जाइए आप लोग। तो ठीक है, स्वयं प्रभा के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऐसे लेक्चरों में मैं यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, आप आएँ और लेक्चर्स देखें और अपने नोट्स बनाएं और पढ़ें, क्योंकि यही आपका मेन काम है। भारत में इंटरनेट की पहुँच लगातार बढ़ रही है, क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या थी। लेकिन अब भी ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में लाखों छात्र ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन या स्मार्टफोन नहीं है। जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन है, स्मार्टफोन है, वो तो भाई स्वयं के माध्यम से क्या कर लें, पढ़ लें। लेकिन जिनके पास नहीं है वो क्या करें? तो ऐसे में भारत सरकार ने जो डीटीएच चैनल है, डायरेक्ट टू होम तकनीकी का उपयोग करते हुए स्वयं प्रभा नामक शैक्षणिक चैनल सेवा 2017 में शुरुआत की। यानी कि एक तरफ तो जिनके पास मोबाइल फोन है उनके लिए स्वयं, और जिसके लिए पास मोबाइल फोन नहीं है, टीवी है, उनके लिए डीटीएच चैनल के माध्यम से स्वयं प्रभा। समझ में आ रहा? तो स्वयं और स्वयं प्रभा का एक अंतर, तो उद्देश्य, इसका भी उद्देश्य वही है कि हर छात्र तक उच्च स्तरीय शिक्षा का पहुंचाना, चाहे उसके पास इंटरनेट हो या ना हो, मोबाइल हो या ना हो। तो आपके पास यदि टीवी भी है तो डीटीएच चैनल पर भी आप स्वयं प्रभा को चला करके वही सब कोर्स पढ़ सकते हैं जो स्वयं पर पढ़ेंगे। स्वयं प्रभा क्या करता है, इसकी संरचना समझ लीजिए। यह सेवा कुल 34 डीटीएच चैनलों पर आधारित है। कितने? ये पूछा गया कितने डीटीएच चैनलों पर, तो 34 पर है। और इसमें हर चैनल पर 24.7 प्रसारण यानी चलता रहता है, यानी कि 24 घंटे और 7 दिन ये चलता रहता है। रोजाना 6 घंटे का नया कंटेंट तैयार किया जाता है इस पर, यानी कि वही कंटेंट फिर दिन में 5 बार रिपीट किया जाता है, ताकि छात्र अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग देख सके। समझ में आ रहा? जैसे कि शुरुआत में सुबह 6 बजे से दिन के 12 बजे तक चला दिया, फिर वही कंटेंट दोबारा रिपीटेड 12 से शाम को 6 तक होगा, फिर वही कंटेंट शाम के 6 से रात के 12 तक होगा, फिर वो चलेगा। इस तरीके से दिन में 5 बार ये क्या किया जाता है, रिपीटेड करते रहते हैं। ठीक है, ऐसा होता रहता है। अब क्या है, आगे देखो। और सहयोगी संस्था वही सब है कि टेक्नोलॉजी की बात के लिए एनपीटीईएल सहायता करती है, कॉलेज स्तर के लिए यूजीसी और सीईसी कार्य करती है, दूरस्थ शिक्षा और आजीवन शिक्षा के लिए इग्नू कार्य करता है, स्कूल स्तर के लिए एनसीईआरटी और एनआईओएस कार्य करता है, मैनेजमेंट के लिए आईआईएमबी करता है, और व्यावसायिक कोर्सों के लिए एआईसीटीई करता है। ठीक है, अब प्रसारण की प्रक्रिया कैसे होती है वो भी समझो। शिक्षण सामग्री लेक्चर के रूप में, डॉक्यूमेंट, एनिमेशन विशेषज्ञ संस्थानों द्वारा तैयार किए जाते हैं और आपको ऐसे लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं। यह सामग्री EMMRC एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर और अन्य प्रोडक्शन हाउस के द्वारा गुजरती है। ठीक है, इसमें जो दूरदर्शन के डीटीएच प्लेटफॉर्म पर फ्री डिश पर इसे प्रसारित किया जाता है, तो आप लोग आराम से फ्री से अपनी डीटीएच चैनल पर देख सकते हैं। कोई भी छात्र से डिश एंटेना और सेटअप बॉक्स के माध्यम से निःशुल्क देख सकता है। तो ये इसको देखने की प्रक्रिया है। स्वयं प्रभा की विशेषता ये है कि 24/47 है, यानी कि 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है, यानी कि 24 घंटे शिक्षा आप कभी भी लो अपने समय के अकॉर्डिंग। फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि केवल डिस्क कनेक्शन और टीवी चाहिए और फिर आप पढ़ते रहो। रिपीटी टेलीस्कोप, यानी कि हर कंटेंट कई बार प्रसारित होता है तो आप आराम से देखते रहो उसे जब आपको देखना है। मल्टी लेवल एजुकेशन, यानी कि स्कूल, कॉलेज, व्यवसाय, प्रतियोगी परीक्षाओं सभी का कंटेंट है। भाषाओं में देखें तो हिंदी, अंग्रेजी और कई क्षेत्रीय भाषाओं में सामग्री मिलती है। इंटरनेट की बाधा नहीं है, क्योंकि ये सबसे बड़ी खासियत है इसकी, क्योंकि ये डीटीएच चैनल के माध्यम से चल रहा है। अब विषय क्या है, तो वही है कि 9 से 12 तक की एनसीईआरटी, एनआईओएस के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए, एनपीटीईएल के माध्यम से इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के लिए, सीईसी और यूजीसी के द्वारा समाजशास्त्र, इतिहास, राजनीति, वाणिज्य जिन सब विषयों के लिए, इग्नू के माध्यम से स्नातक और स्नातकोत्तर के लिए, आईआईएमबी के माध्यम से मैनेजमेंट के लिए, और एआईसीटीई के माध्यम से स्किल डेवलपमेंट के लिए, ये सब होता है।
अब स्वयं प्रभा का महत्व क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में जहाँ पर इंटरनेट की कमी है वहाँ पर ये स्वयं शिक्षा पहुँच जाता है, सबसे बड़ी विशेषता। कोविड-19 काल में वैकल्पिक शिक्षा, जब स्कूल कॉलेज बंद थे, तब स्वयं प्रभा लाखों छात्रों का सहारा बना और घर में टीवी सब लोग और टीवी में इन्होंने पढ़ा। समावेश था। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए छात्र भी इसका लाभ ले सकते हैं, क्योंकि मम्मी पापा फोन जरूर नहीं ले पाएंगे लेकिन टीवी तो घर में होगी ही होगी, तो टीवी पर 1-2 घंटे आपको पढ़ जरूर ले लेंगे। शिक्षा का लोकतांत्रिकरण, कोई भी कहीं भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है इसमें, कि टीवी पर आ रहा है इसलिए। अब नवीनतम आंकड़े क्या है कि कुल 34 सक्रिय चैनल है, जो डीटीएच चैनल है। 2024 तक कुल दर्शक 50 करोड़ प्लस व्यूज थे, 50 करोड़ से अधिक लोगों ने देख चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की भागीदारी इसमें ज्यादा है, 62%, क्योंकि गांव में टीवी लोग ज्यादा देखते हैं, और शहरी क्षेत्रों में भागीदारी कम है, 38%, क्योंकि शहरों में कम लोग ही टीवी देखते हैं, मोबाइल ज्यादा चलाते हैं, पैसे हैं सबके पास मोबाइल है। सबसे लोकप्रिय चैनल NPTEL और NCERT आधारित चैनल है जो इस पर देखे जाते हैं। केस स्टडी यानी कि किससे इसने लाभ ले पाया, इसका कोई उदाहरण है तो बिहार में एक गांव में इंटरनेट की सुविधा न होने के बावजूद छात्रों ने स्वयं प्रभा के माध्यम से गणित और विज्ञान की पढ़ाई की और बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक भी प्राप्त किए। ऐसे ही झारखंड के आदिवासी क्षेत्र में छात्रों ने NIOS चैनल के माध्यम से 12वीं की परीक्षा की काफ़ी तैयारी की। कोविड-19 लॉकडाउन में इग्नू के लाखों छात्रों ने अपने असाइनमेंट और पढ़ाई पूरी करने के लिए स्वयं प्रभा पोर्टल का उपयोग किया। तो इस तरीके से कई लोगों ने इसका, अब समस्या क्या है भाई, इंटरनेट तो आ गया, टीवी है घर में, लेकिन लाइट नहीं है, बिजली और टीवी सेटअप की उपलब्धता नहीं, यानी कि हर परिवार के पास भाई बिजली और टीवी भी तो नहीं है, और टीवी है तो बिजली नहीं है। इंटरएक्टिव की कमी है, यानी कि यह केवल एक तरफा प्रसारण है। भाई टीवी पर आपने प्रसारित कर दिया, सामने वाले को कोई डाउट है, क्वेश्चन है, वो पूछ ही नहीं पा रहा है आपसे, तो ये समस्या है। छात्रों की एकाग्रता, टीवी पर लगातार पढ़ाई करना कठिन होता है, क्योंकि दूसरी चीज़ मम्मी आ जाए, अरे भैया वो लगा दीजिए सास बहू का सीन, ना कोई दूसरा कह रहा है, तो आदि आदि। कंटेंट अपडेट की गति की बात है कि कई बार सामग्री पुरानी भी हो जाती है यहाँ पर, तो वो भी समस्या है। आंकलन और प्रमाणन, चैनल देखने में प्रमाण पत्र भी नहीं मिलता यहाँ पर, तो ये भी दिक्कत है कि भाई हमने इतना मेहनत किया, मुझे कुछ प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है इतना पढ़ने के बाद। समाधान क्या है इसके, भविष्य की दिशा, स्मार्ट टीवी और मोबाइल ऐप से इंटीग्रेशन करें ताकि अधिक पहुंच बन सके। इंटरेक्टिव फीचर्स जोड़ना, जैसे SMS या व्हाट्सएप आधारित प्रश्नोत्तरी हो सके, जिससे कि विद्यार्थी कम से कम मूल्यांकन हो सके उनका। अधिक क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट प्रसारित किया जाए, जैसे कि लोकल लोग इसका लाभ ले सके, क्योंकि लोकल लोगों को ही जरूरत है, जिनके पास इंग्लिश आती है, जो अच्छे क्षेत्र के होने, इस सब चीज़ों की जरूरत है नहीं। सामुदायिक केंद्रों में प्रसारण किया, जैसे गाँव में सार्वजनिक शिक्षा केंद्र में इसका प्रसारण किया जाए, जिससे कि वहाँ बैठ कर के आप व्यक्ति बच्चे देख सकें, तो जिससे कि टीवी भी नहीं है तब भी वहाँ पर व्यवस्था हो सकती है। प्रमाण पत्र और टेस्ट आधारित मान्यता भी यहाँ पर देनी चाहिए। अब आगे मूक्स के बारे में चर्चा करना है, तो हम लोग मूक्स की चर्चा कर लेते हैं। मूक्स का है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, यानी कि सभी तक ओपन जो ऑनलाइन कोर्सेस है वो पहुंच सके, ये मूक्स है। मूक्स यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स आधुनिक शिक्षा की सबसे बड़ी क्रांति मानी जाती है, कि सभी तक ये पहुंच सके, है ना। मैसिव यानी कि बहुत, मैसिव का अर्थ ये है कि बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी एक साथ जुड़ सकते हैं, जुड़ जाए, यानी कि एक जगह एक प्लेटफॉर्म से, जैसे यूट्यूब से कितना सारे लोग जुड़े हैं आप लोग, तो ऐसे ही मैसिव रूप में यानी कि व्यापक स्वरूप में छात्र जुड़ सके। ओपन यानी यह सभी के लिए खुला है, कोई भी कहीं से भी इसमें जुड़ जाए, तो ये ओपन है। ऑनलाइन यानी इंटरनेट के माध्यम से चल रहा है, इसलिए ऑनलाइन है। और कोर्सेस यानी कि विषयवार संरचित शिक्षा है, तो कोर्सेस के रूप में डिजाइन है कि ये इस चीज़ का कोर्स, इस चीज़ का कोर्स, ये इतिहास का, ये पॉलिटी का, ये हिस्ट्री का, ये UGC का, ये इसका, तो इस तरीके से। तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स ये आपको समझ में आ गया। यह अवधारणा पहली बार 2008 में कनाडा में आई थी सामने, और 2012 में यह अमेरिका की कंपनियों के कोर्सेरिया, EDX, है ना, UDCT आदि के आने के बाद वैश्विक स्तर पर ये क्या हुई, प्रसिद्ध हो गया। आज यह शिक्षा का वैश्विक लोकतंत्रीकरण है, यानी कि एजुकेशन में वैश्विक लोकतंत्रीकरण यही है ना। तो अच्छा है। आगे देखते हैं अब मूक्स की विशेषताएं क्या है। कहीं भी पढ़ो, कभी भी पढ़ो, इंटरनेट और डिवाइस हो आपके पास, बस इतना होना चाहिए। मल्टीमीडिया आधारित कंटेंट, जैसे वीडियो मिलेगा, ई-बुक्स मिलेगा, क्विज मिलेगा, असाइनमेंट मिलेगा। इंटरेक्टिव भी है, फोरम, लाइव सेशन,
पीयर टू पीयर चर्चा, यानी कि हम आमने सामने चर्चा भी कर सकते हैं लाइव जुड़ के। लचीलापन, समय और गति छात्र द्वारा तय होता है कि भाई हमें कितनी स्पीड से लेक्चर देखना है, कब देखना है। कम लागत और मुफ्त भी है। अधिकांश मुक्स शिक्षाएं निःशुल्क होती हैं, केवल प्रमाण पत्र का शुल्क लगता है तो वो भी हो गया। वैश्विक पहुंच भी है, एक ही कोर्स अलग अलग देशों के छात्र पढ़ सकते हैं और समग्र देश में वो शिक्षा अवेलेबल हो गई। जैसे जो मान लीजिए अमेरिका में कोई शिक्षा है तो उसको पढ़ने के लिए गरीब विद्यार्थी तो कभी नहीं जा सकता, वीजा ही नहीं मिलेगा उसके लिए, ना ही पैसा है उसके पास, तो अब वो ऑनलाइन बैठ करके घर से पढ़ सकता है। ये बहुत अच्छी बात है। स्केलेबिलिटी, लाखों छात्र एक ही समय पर कोर्स कर सकते हैं, एक्सेस, ये भी अच्छा है। विश्व स्तर पर प्रमुख मूक्स प्लेटफॉर्म क्या है तो वो बता देते हैं आपकी, जो आप सर्च भी कर सकते हैं, तो जैसे आपको भी मालूम चल जाए। एक तो आप ये लिखे हैं कि कोर्सेरा, मैंने भी कभी नहीं चलाया है, देखना पड़ेगा, मैं भी देख लूंगा। स्टैनफोर्ड के प्रोफेसरों द्वारा ये शुरू किया गया। अब इस पर 200 प्लस विश्वविद्यालय साझेदार हैं, और मतलब विश्व में 200 प्लस विश्वविद्यालय इससे साझेदार हैं, तो इस पर अच्छे कोर्सेस आते होंगे। EDX, हार्वर्ड और MIT, आप जाना है विश्व के सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हैं ये, हार्वर्ड और MIT द्वारा शुरू किया गया। अब ओपन EDX के रूप में ये चलता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कभी पूछा भी जा सकता है आपसे कि ओपन EDX किसका है, तो हार्वर्ड और MIT का है ना, ये ध्यान रखना। UDACT खासकर टेक और IT आधारित नैनो डिग्रियों के लिए है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन सा किसके लिए है। अब जैसे यूरोप का प्लेटफॉर्म ये है, फ्यूचर लर्न UK का, ये फ्यूचर लर्न प्लेटफॉर्म UK का है, तो ये भी अच्छा है, पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से मूक्स प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं, और इन्हीं सब के नाम देकर के आपसे पूछ लेगा, तो आपको याद रखना चाहिए कि थोड़ा सा फ्यूचर लर्न है। खान अकेडमी निःशुल्क और विशेषकर स्कूल स्तर पर ये है, तो इस तरीके से चल रहा है। भारत में मूक्स की स्थिति, भारत ने डिजिटल शिक्षा की क्रांति में कदम मिलाने के लिए मूक्स का अपनाया है। जैसे भारत का राष्ट्रीय मूक्स प्लेटफॉर्म है स्वयं भी तो एक मूक्स प्लेटफॉर्म है भारत का, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। इंजीनियरिंग के लिए मूक्स प्लेटफॉर्म है NPTEL, मैनेजमेंट के लिए है IIMBX, जीवन पर्यंत शिक्षा के लिए IGNOU। आपको ध्यान रखना है इनमें से कौन सा किससे संबंधित है। इंजीनियरिंग से संबंधित NPTEL, IIMBX से संबंधित, मैनेजमेंट से संबंधित है। अंग्रेजी आंकड़े देख लीजिए, भारत में मूक्स के सक्रिय उपयोगकर्ता 4.5 करोड़ प्लस हैं। सबसे अधिक पंजीकरण स्वयं पर है, फिर NPTEL पर है, फिर क्रोएशिया पर, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा स्वयं पर ही है। लोकप्रिय विषय प्रोग्रामिंग, डाटा साइंस, डिजिटल मार्केटिंग, मैनेजमेंट और सोशल साइंस। ये सब देख करके ये समझ में आ रहा है कि सामान्य जो ग्रामीण छात्र के पृष्ठभूमि के लोग हैं वो कम ही इस पर जुड़े हैं, क्योंकि ऐसे विषय पढ़ाए हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के जानते भी नहीं हैं, तो कम ही जुड़े हैं। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र के काफी लोग इसका लाभ ले रहे हैं। मूक्स के प्रकार, सीखने का मॉडल कनेक्टिविज्म पर आधारित छात्र इंटरेक्शन पर जोर दिया गया है सी मूक्स में, यानी कि कनेक्टिविस्ट मूक्स में। फिर है एक्स मूक्स, यानी कि एक्सटेंशन मूक्स, यानी कि पारंपरिक लेक्चर्स विधि है, यहाँ पर क्विज है, संरचित पाठ्यक्रम पर आधारित है, एक तो ये एक्स मूक्स हो गया। फिर हाइब्रिड मूक्स, जिसमें दोनों है, यानी कि इसमें कनेक्टिविटी की भी सुविधा है और लेक्चर्स आदि की भी सुविधा है, तो ये हो गया। तो इस प्रकार से मूक्स के प्रकार हो सकते हैं। मूक्स के लाभ क्या है? व्यापक पहुंच, यानी कि गरीब छात्र के लिए भी शिक्षा प्राप्त इससे हो सकती है। कौशल विकास, नौकरी के लिए आवश्यक स्किल्स दर यहाँ पर सस्ती दर पर सीखे जा सकती है। लचीलापन, यानी नौकरी करने वाले पेशेवर भी पढ़ सकते हैं, जो कि ऑनलाइन है। उद्योग आधारित, यानी कि उद्योग अकादमिक सहयोग, यानी कि कई कोर्स कंपनियों के साथ मिलकर बनाए गए हैं, जिससे कि व्यवहारिक शिक्षा भी इस पर मिलती है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, चूंकि दुनिया भर के श्रेष्ठ विश्वविद्यालय इसमें शिक्षण सामग्री बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अच्छे ही बनाएंगे। आजीवन शिक्षा, यानी कि किसी भी उम्र में आप पढ़ सकते हो, जैसे स्कूल में जाना है तो आपको एक एज है, लेकिन घर पर बैठ के कभी भी पढ़ो। मुख्य चुनौतियां क्या है? डिजिटल डिवाइस है, तो इंटरनेट या डिवाइस ना होने पर छात्र इससे वंचित रह जाते हैं। उच्च ड्रॉप आउट रेट, यानी कि 80 से 90% छात्र कोर्स को बीच में ही छोड़ देते हैं मूक्स पर जो पढ़ते हैं, तो ये भी ये समस्या है, चूंकि मतलब उन्हें पसंद नहीं आ रहा है या फिर उनका धैर्य नहीं बन पा रहा है। व्यक्तिगत मार्गदर्शन की यहाँ पर कमी देखी जाती है, कोई बच्चे को नहीं आ रहा है तो वो व्यक्तिगत रूप से किसी से कनेक्ट नहीं कर पाता है। मान्यता और विश्वसनीयता, हर कोर्स नौकरी के लिए मान्य नहीं होता है, बस आप ज्ञान ले लो लेकिन मान्य नहीं है, फिर आदमी क्यों पढ़ेगा? भारत में आदमी या कहीं भी आदमी इसलिए पढ़ रहा है कि उसने जो पढ़ा है उसकी डिग्री सर्टिफिकेट मिले और वो उसका उपयोग भी हो, जिससे कि वो रोजगार आदि में उसे सहायता भी हो सके।
भाषा का विरोध भी एक समस्या है यहाँ पर। अधिकांश मुक्स अंग्रेजी में है, मुक्स पर जो चीज़ें हैं वैश्विक स्तर पर भी जो है, तो फिर वो क्षेत्रीय विद्यार्थियों के लिए उतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए 80 से 90% आप देख रहे हो छोड़ ही देते हैं। व्यवहारिक प्रशिक्षण की कमी है, केवल थ्योरी यहाँ पर पढ़ लीजिए, प्रैक्टिकल करने के लिए कुछ है नहीं, तो ये फिर व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता है। और वैसे जो इस पर कोर्स है मैनेजमेंट साइंस, ये सब तो प्रैक्टिकली वाली चीज़ें हैं, ठीक है। मूक्स और एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, नई शिक्षा नीति में मूक्स को विशेष महत्व दिया गया है। डिग्री का 40% तक स्वयं मूक्स के क्रेडिट ट्रांसफर हो सकता है, यानी कि यदि आपने स्वयं से पढ़ा है तो वो आपकी डिग्री में 40% ऐसा मान लिया जाएगा, ये अच्छी बात है। अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स की एबीसी का भी इस यहाँ पर कार्य किया गया। पूछा जा सकता है एबीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, याद रखना ये। ऑनलाइन शिक्षा को मुख्य धारा में लाना, यानी कि ऑनलाइन शिक्षा जैसे हम लोगों की परंपरागत शिक्षा चलती है वैसी ऑनलाइन शिक्षा भी लोग पढ़ें और इसमें शामिल हो, इसलिए ये किया गया है। क्षेत्रीय भाषाओं में भी मूक्स बनाने की पहल चल रही है कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी क्या हो सके, ये उपलब्ध हो सके। इस तरीके से मूक्स के हम कुछ आंकड़े देख लेते हैं। विश्व स्तर पर मूक्स में पंजीकरण 35 करोड़ प्लस छात्र, यानी कि पूरे विश्व में 35 करोड़ प्लस छात्र मूक्स से जुड़े हुए हैं। इससे क्रोएशिया से 14 करोड़ प्लस यूजर्स, ईडीएक्स से 7 करोड़ प्लस यूजर्स, और सेम भारत का जो है उस पर 3 करोड़ प्लस यूजर्स। औसत ड्रॉप आउट दर 85% है इन सबसे, यानी कि केवल जितने बच्चे जुड़ते हैं उनमें से केवल मात्र 15% पढ़ते हैं, बाकी सब छोड़ के भाग जाते हैं। तो भाग क्यों रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ समस्याएं हैं और समाधान यही है कि इन समस्याओं को दूर किया जाए। सबसे बड़ी बात, इन क्षेत्रीय भाषाओं में कोर्सेस उपलब्ध कराए जाए, कंटेंट को क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध करा जाए, इसलिए पढ़ सके लोग। सबसे लोकप्रिय विषय डेटा साइंस है, एआई है, मशीन लर्निंग है, बिजनेस मैनेजमेंट है, ये सब इस पर पढ़े जाते हैं। कुछ केस स्टडी पढ़ देते हैं। केरल की एक गृहिणी ने क्रोएशिया पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स किया और अब वह अपना ऑनलाइन बिजनेस चला रही हैं। ऐसे इंदौर की इंजीनियरिंग छात्र ने स्वयं से एनपीटीईएल का मशीन लर्निंग कोर्स पूरा करके एमएनसी कंपनी में नौकरी पाई है। अफ्रीका और एशिया के कई देशों में मूक्स से शिक्षा पाने वाले छात्रों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। तो कई लोग जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो उनका लाभ ले रहे हैं, समझ रहे हैं और इनसे सीख भी रहे हैं। तो मैं भी ऐसा करता हूँ। मैंने कई ऐसे अच्छे सरकारी पोर्टल देखे जहाँ पर मैंने वीडियो देखी, एनआईओएस से मैंने काफ़ी चीज़ें देखी, वहाँ एनसीईआरटी से, तो जो अच्छी लगती हैं। और आप कुछ विद्वान लोग भी होते हैं तो आप उनको सुन करके अपनी चीज़ें तैयार कर भी सकते हैं। मूक्स का भविष्य क्या है? एआई आधारित पर्सनलाइज्ड लर्निंग, हर छात्र की ज़रूरत के अनुसार कंटेंट तैयार किया जाए तो लोग जाना पड़ेगा। वीआर और एआर आधारित वर्चुअल लैब्स बनाए जाए जिससे कि व्यक्ति क्या कर सके कि है ना, ये वही है वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी आधारित ये सब बनाए जाए, तो जिससे कि विद्यार्थी ऑनलाइन भी क्या कर सके, उन चीज़ों को देख सके और वो वैसी फीलिंग ले सके जैसे वहाँ पर करते हैं। जैसे आपने कभी गेम खेला हो तो आंख में वो पहन लेते हो आप, तो आपको वैसी फीलिंग आती है कि असलियत में खेल रहे हो, ऐसी पढ़ने में भी हो। हाइब्रिड मॉडल, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मिला करके ये चीज़ चलना चाहिए, जो अच्छा है। हर चीज़ को ऑनलाइन करना भी ठीक नहीं है क्योंकि सॉफ्टवेयर ख़त्म होते ही सभी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। तो स्किल बेस्ड माइक्रो क्रेडिटेल्स, यानी छोटे छोटे प्रमाण पत्र भी हमें देने चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति ने इन प्लेटफॉर्म पर एक टेस्ट लगाई है और उसको ऐसे तरीके से डिजाइन कर पाइए कि वो टेस्ट यदि देख करके कोई पास करता है, उसे कम से कम प्रमाण पत्र मिल सके कि भाई ये किया है, तो उसे थोड़ा सा वो लगे कि ठीक है कम से कम प्रमाण पत्र तो है। भारत में डिजिटल यूनिवर्सिटी यूजीसी की योजना है, तो ये भी अच्छा है कि आगे हो सकता है यूजीसी इस पर काम करे और इसको और महत्व दे। मूक्स ने शिक्षा को वैश्विक स्तर पर सुलभ बनाया है, हालांकि चुनौतियां अभी भी काफ़ी मौजूद हैं, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि 21वीं सदी की शिक्षा का भविष्य मूक्स और डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर ही टिका है। यानी कि अब अधिकतर विद्यार्थी इस पर जुड़ रहे हैं और धीरे धीरे इस चीज़ की बातें बढ़ रही हैं। अब हम यहाँ स्वयं और स्वयं प्रभा का थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। स्वयं जो है वो विद्यार्थी शिक्षा को पेशेवरों के लिए है और स्वयं प्रभा ग्रामीण और इंटरनेट वाली जो जहाँ पर इंटरनेट नहीं है वहाँ के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें भी अंग्रेजी हिंदी और क्षेत्रीय भाषाएं हैं, इसमें भी अंग्रेजी और क्षेत्रीय है। इसमें इंटरनेट और वेब ऐपों आधारित है स्वयं, वहीं ये डीटीएच टीवी आधारित है स्वयं प्रभा। भारतीय विश्वविद्यालयों में ट्रांसफर हो जाता है स्वयं का, लेकिन इसका स्वयं प्रभा का कोई औपचारिक ऐसी मान्यता नहीं है कि क्रेडिट ट्रांसफर होगा। निशुल्क प्रमाण पत्र, यानी कि निशुल्क यहाँ प्रमाण पत्र हेतु थोड़ा सा शुल्क लगता है, यहाँ पर पूर्णतः निशुल्क है। ड्रॉप्ड आउट
भाषा अवरोध यहाँ पर काफ़ी समस्या है, यहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी का भी समस्या है इस तरीके से। अब देखो स्वयं प्रभा और मूक्स का, ग्रामीण और इंटरनेट वंचित छात्रों के लिए स्वयं प्रभा है और मूक्स वैश्विक स्तर पर वैश्विक विद्यार्थियों और पेशेवरों के लिए है। और स्वयं प्रभा में क्षेत्रीय और हिंदी भाषाएं हैं, लेकिन मूक्स में मुख्यतः अंग्रेजी ही देखी जाती है क्योंकि पूरे विश्व को पढ़ना है। डीटीएच चैनल से स्वयं प्रभा जुड़ा होता है, जबकि मूक्स इंटरनेट और वेब और ऐप से जुड़ा होता है। कोई औपचारिक मान्यता नहीं है स्वयं प्रभा को, और लेकिन आंशिक मान्यता नौकरी और विश्वविद्यालयों पर निर्भर करती है। यदि कोई विश्वविद्यालय है तो इसको मान्यता दे सकता है थोड़ा। पूर्णतः निःशुल्क है स्वयं प्रभा, यहाँ निःशुल्क है और पेड प्रमाण पत्र, यानी कि है तो ये भी निःशुल्क मूक्स, लेकिन प्रमाण पत्र बोलते हैं वो उनका थोड़ा पैसा लगता है। इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी इसकी सबसे बड़ी समस्या है स्वयं प्रभा की, और यहाँ मान्यता व भाषा की समस्या सबसे बड़ी समस्या है मूक्स की। अब यहाँ आगे देखते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और तीनों पहलों के बारे में क्या है। तो नेशनल एजुकेशन ने डिजिटल शिक्षा पर जोर दिया है। स्वयं को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से जोड़ा है, और आपसे पूछा जा सकता है कि स्वयं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से किसे जोड़ा है, मूक्स को, स्वयं को या स्वयं प्रभा को। तो आपको कहना पड़ेगा स्वयं को। स्वयं प्रभा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजिटल डिवाइड कम करने का साधन है कि डिजिटल डिवाइड भी हो तब भी व्यक्ति पढ़ सके। मूक्स को भारतीय मूक्स के साथ जोड़ करके ब्लेंडेड लर्निंग को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। भविष्य की संभावनाएं क्या है। स्वयं और स्वयं प्रभा का एकीकरण करके टीवी और इंटरनेट दोनों एक ही कंटेंट है ना। एआई आधारित लर्निंग एनालिटिक्स के छात्रों के लिए व्यक्तिगत कोर्स डिजाइन किए जा सके जिससे उन्हें बहुत अच्छा लगे। वो अपनी चीज़ें पता है, मुझे ये चीज़ कमजोर है, मेरी ये चीज़ है, तो एआई उन सभी चीज़ों का उपयोग करके उस पर्सनल व्यक्ति के लिए कोर्स बना दे। हाइब्रिड शिक्षा मॉडल होना चाहिए, यानी कि मूक्स भी हो और पारंपरिक शिक्षा भी हो। ठीक है। अधिक क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट होना चाहिए जिससे कि व्यक्ति अपनी लोकल भाषा में अच्छे से समझता है तो उसमें समझ सके। डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया जिसमें स्वयं और मूक्स को एकीकृत किया जाना चाहिए। अब देखो क्वेश्चंस क्या बनते हैं। जून 2021 में यूजीसी ने पूछा कि स्वयं प्लेटफॉर्म में शामिल 4 जो मॉडल हैं वो क्या क्या हैं, तो बताइए आप। तो वीडियो लेक्चर, ई कंटेंट, क्विज और डिस्कशन फोरम। ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि ये इसका सही है। दिसंबर 2022 में पूछा गया यूजीसी में कि स्वयं प्रभा को डीटीएच चैनलों पर आधारित कितने, 34, 32, 24 या, तो आप कहेंगे 34 पर। देख रहे हो कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, इन्हीं से क्वेश्चंस बनेंगे। मूक्स का कंप्लीट नाम है तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। देखो ये मल्टी ओपन कह रहा गलत है, मैसिव ओपन ऑनलाइन क्रेडिट कह रहा गलत है, मल्टी पर ओपन ऑनलाइन। ठीक है, इस तरीके से ये पहला सही है। दिसंबर 2019 में पूछा मूक्स के संदर्भ में एक्स मूक्स का आशय क्या है। देखो अभी आपने पढ़ा था, तो एक्स मूक्स का क्या है आप बताइए। एक्सटेंशन मॉडल्स या कनेक्टिविस्ट मॉडल, तो क्या है इसका, आप इसका देखेंगे 20 का है एक्सटेंशन मॉडल्स। तो ये आपने देखा इस तरीके से 2023 में क्वेश्चंस पूछा गया क्योंकि यूजीसी ने किसी भी डिग्री प्रोग्राम में स्वयं से अधिकतम कितने प्रतिशत क्रेडिट लेने की अनुमति दी है, तो 40% क्रेडिट लेने की अनुमति दी है। ये 2023 में पूछा गया है। तो इस तरीके से जो आपकी यूजीसी में क्वेश्चंस भी पूछे गए, जो आपने यहाँ पर क्वेश्चंस भी देखे, और आपका कंप्लीट यहीं पर ये सिलेबस का ये वाला पार्ट यहाँ पर हो गया है। अगले लेक्चर्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पर 1 मिनट में बता देता हूँ, तो वो भी देख लीजिए। देखिए हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ लिया है स्वयं प्रभा और मूक्स आदि के बारे में यहाँ पर पढ़ लिया है, यानी कि हम लोगों ने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया और यहाँ तक हो गया है। अब हम लोगों को अगले लेक्चर में शिक्षण सहायक सामग्री में परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी आधारित पढ़ेंगे, फिर मूल्यांकन प्रणालियाँ पढ़ेंगे। 2 ही बचे हैं आपके इसमें, तो इनको हम लोग अगले लेक्चर्स में कवर करेंगे। आज के लेक्चर्स में इतना ही। ओके मित्रों, धन्यवाद।